अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तंजील। लास्ट वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था एरोबिक रिस्पायरेशन और एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बात समझा दी थी कि दो तरह का होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। आज जो हमने पाथवे फॉलो करना है वो एरोबिक रिस्पायरेशन है। तो याद रहे, एरोबिक रिस्पायरेशन 4 स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, थर्ड वन इज़ क्रेब्स साइकिल और फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फर्स्ट स्टेप जो हमें डिस्कस करना है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड जो कि पायरोवेट है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट के अंदर थ्रो अ सीरीज ऑफ 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। थ्रो अ सीरीज ऑफ 10 रिएक्शन, इसमें कंप्लीट 10 रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद जाकर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। याद रहे कि जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो टेक प्लेस होता है साइटोप्लाज्म में, जिसे हम साइटोसोल का नाम भी देते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है दो फेज में जाकर क्या होता है, कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज प्रीपरेटरी फेज, सेकंड वन इज ऑक्सीडेटिव फेज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर एक साथ मैंने लिख ली है 10 रिएक्शन। जो शुरू के 5 रिएक्शंस होते हैं फॉस्फोराइलेशन से लेकर आइसोमराइजेशन तक, इसको हम प्रीपरेटरी फेज कहते हैं। ये वो फेज होता है जिसमें हम एनर्जी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब 2 एटीपी यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्ट हुए मैं आपको डिटेल में आगे जाकर समझा दूंगा। और आखिरी के जो 6 से लेकर 10 रिएक्शन होते हैं इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ये वो रिएक्शन है जिसमें हमें एटीपी गेन मिलते हैं, मतलब एटीपी इन्वेस्टमेंट फेज और एटीपी गेनिंग, या फिर आप कह सकते हो जनरेटिंग फेज। तो दो रिएक्शन में, दो फेज में जाकर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। एक प्रीपरेटरी फेज, दूसरा क्या आ गया, ऑक्सीडेटिव फेज। अब हम बात करेंगे कि ग्लूकोज किस तरह से डिटेल में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट के अंदर। पहला जो स्टेप है जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। यहाँ पर आपने ग्लूकोज के अंदर जब एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाना है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप हमने ग्लूकोज के अंदर ऐड कराया है ये आएगा कहाँ से, तो यहाँ पर एक एटीपी हमने इस्तेमाल करना है। एक एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा ग्लूकोज के साथ और ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम द एटीपी, और एटीपी कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, एडीपी के अंदर। अब सेकंड जो स्टेप है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। याद रहे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है, मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, एक दूसरे के डिफरेंट है। तो ये जो कंपाउंड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। तो यहाँ पर जब हम एक एंजाइम की एडिशन कराएंगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाय एंजाइम कोल्ड आइसोमरेज। यहाँ पर हम एंजाइम यूज़ करते हैं आइसोमरेज, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है तभी मैं यहाँ पर एंजाइम का नाम नहीं लिख रहा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाना, इस सेकंड रिएक्शन को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना फॉस्फोराइलेशन, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। यहाँ पर हमने 2 स्टेप क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। थर्ड स्टेप जो है जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब आपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर अगेन एक फॉस्फेट ग्रुप को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। अब अगेन जो एक फॉस्फेट ग्रुप है आएगा कहाँ से, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक एटीपी को इस्तेमाल करना है। ये अपना फॉस्फेट ग्रुप इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एडीपी के अंदर। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्योंकि आपने अगेन एटीपी यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन कराई है। थर्ड जो स्टेप है अगेन इसको हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम द एटीपी। अब तक आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर एक एटीपी इस्तेमाल किया, दूसरा एटीपी यहाँ इस्तेमाल किया। तो याद रहे अब तक हमने 2 एटीपी की क्या कर ली है, इन्वेस्टमेंट कर ली है। अब जो फोर्थ स्टेप है जिसमें आप लोग देख सकते हो, अब तक हमने जो पाथ फॉलो किया है यहाँ पर ग्लूकोज से लेकर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये सारे के सारे 6 कार्बन कंपाउंड है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है कन्वर्ट हो जाएगा एक ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट।
ये दो जो कंपाउंड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो ये जो फोर्थ रिएक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ स्प्लिटिंग। फॉस्फेट ग्रुप ऐड कराने को फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, सेकंड स्टेप अगेन फॉस्फोराइलेशन। अब 6 कार्बन कंपाउंड दो तीन कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्प्लिटिंग। अब अगेन आगे जाकर मैं आपसे बात करूं कि ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम टू सेम है, मगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इसके पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, मगर ये है तो एक दूसरे के क्या, आइसोमर्स। अगेन आपने ये वाला एंजाइम क्या करना है, यूज़ करवाना है, जिसको हम आइसोमरेज कहते हैं। डन हो गया। अब जो डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट है, अगेन सुनो, जो डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट है ये अपने आइसोमर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस अगेन नॉन एज आइसोमराइजेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है, दो में स्प्लिट हुआ, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। तो यहाँ हमने इस्तेमाल किया एंजाइम का आइसोमरेज। अब ये जो डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट है अगेन कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस तरह आपको ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल क्या हो गए, मिल गए। डन हो गया। तो ये जो स्टेप था ये आइसोमराइजेशन कहलाता है। अब तक आपने ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल बना लिए ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, G3P, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। इस ग्लूकोज से ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल के बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, प्रीपरेटरी फेज। प्रीपरेटरी फेज क्यों कह रहे हैं, वजह ये कि हमने यहाँ पर 2 ATP की क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम G3P कहते हैं, उसका कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। ये जो छठा रिएक्शन है, छठा जो स्टेप है, इसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। डीहाइड्रोजनेशन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन की क्या होती है, रिमूवल होती है। और फॉस्फोराइलेशन से आप लोग सब वाकिफ हो, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। मतलब ये जो छठा स्टेप है इसमें दो तरह के क्या होंगे, रिएक्शन पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया कि इसको हम डीहाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का क्या होना, रिमूव होना। यहाँ से जब G3P से एक हाइड्रोजन क्या होगा, जब रिमूव होगा। डन हो गया। याद रहे, जब भी कभी हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको ऐड करने के लिए एक NAD जो कि एक को एंजाइम है वो आएगा और इस हाइड्रोजन ग्रुप को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। जब हाइड्रोजन ग्रुप को NAD एक्सेप्ट करेगा तो ये कन्वर्ट होगा NADH के अंदर। यहाँ पर 2 NAD क्यों लिखा हुआ है, वजह ये कि G3P के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के भी दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिमूव होंगे, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए 2 NAD आएंगे, जो उसको एक्सेप्ट करेंगे, कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएंगे, 2 NADH के अंदर। तो अब तक हमें दो क्या मिल चुके हैं, NADH के मॉलिक्यूल मिल चुके हैं। तो तभी इसको हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। और फॉस्फोराइलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, जब G3P के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब G3P के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप आप ऐड करवाते हो तो ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। क्योंकि यहाँ पर G3P के दो मॉलिक्यूल है तो हमने फॉस्फेट ग्रुप भी कितने ऐड करा है, दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा है। तभी इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। छठा स्टेप भी क्या हो गया, पूरा डिटेल में कंप्लीट हो गया। 7 जो स्टेप है इसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। ये पहला वो रिएक्शन है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, लॉस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, टेक प्लेस हो रहा है। हमने अब तक जितने भी रिएक्शन किए इसमें आपने जब भी कभी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाना होता है तो यहाँ पर ATP क्या होता है, कन्वर्ट होता है ADP के अंदर। क्योंकि यहाँ पर आपने फॉस्फेट ग्रुप को निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, ADP कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ATP के अंदर। जब एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से निकलेगा तो एक ADP कन्वर्ट होगा ATP के अंदर। क्योंकि यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के दो मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 2 ADP कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, 2 ATP। तो अब तक आपको 2 NADH मिल चुके हैं और 2 ATP मिल चुके हैं। यहाँ तक आपने लाजमी काउंट करके रखना है। अब ये वाला जो रिएक्शन है सातवां, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ATP। वजह क्या है कि यहाँ पर आपको 2 ATP के मॉलिक्यूल की क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो चुकी है। डन हो गया। तो अब जो 8वां स्टेप है इसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। इसका नाम आइसोमराइजेशन क्यों है, वजह यह है कि यहाँ पर एक आइसोमर दूसरे में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है बाय एडिशन ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। डन हो गया। यहाँ पर आपके 8 स्टेप क्या हो गए, 8 रिएक्शन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब नवा जो स्टेप है, नवा जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की क्या होती है, रिमूवल होती है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस। वो तमाम रिएक्शन को हम डीहाइड्रेशन कहते हैं। जब इस 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर से एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या होगा, रिमूव होगा,
तो ये जो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट है ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। जब 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर से आपने एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरोवेट। और जो नवा जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, बिकॉज यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस हो रहा है। अब जो 10वां रिएक्शन है, 10वां जो स्टेप है, अगेन वो आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जिस तरह 7वां था फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, 10वां भी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब आपने करना क्या है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप को क्या करना है, अगेन यहाँ से निकाल देना है। जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ पर एक एडीपी कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एटीपी के अंदर। क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप क्या होंगे, रिमूव होंगे, और 2 एडीपी कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएंगे, 2 एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने अब तक 2 एटीपी यहाँ पर जनरेट यहाँ किए थे 7वें रिएक्शन में, और 2 एटीपी कहाँ जनरेट किए, 10वें स्टेप में। तो टोटल अब तक आपको 4 क्या हो गए हैं, एटीपी अब तक मिल चुके हैं। अब हम पूरे रिएक्शन को एक साथ समअप करेंगे। शुरू के 5 रिएक्शन को हमने प्रीपरेटिव फेस कहा। यहाँ पर हमने 2 एटीपी की क्या की, इन्वेस्टमेंट की। फर्स्ट हमने यहाँ पर एटीपी इन्वेस्टमेंट की, दूसरी कहाँ की, यहाँ पर की। अब तक आपने 2 एटीपी इन्वेस्ट कर चुके हो। मगर जैसे ही आपने 6ठे से लेकर 10वीं रिएक्शन के दरमियान देखा तो इस तरह के फेस को हम ऑक्सीडेटिव फेस कहते हैं। यहाँ पर आपने टोटल 4 एटीपी क्या किए, गेन किए। मगर आपको स्टिल नेट जो प्रॉफिट की बात करो, क्योंकि आपने 2 एटीपी इन्वेस्ट किए थे और 4 एटीपी गेन किए हैं, तो नेट एटीपी की बात करें तो यहाँ पर आपने 2 एटीपी क्या किए हैं, नेट गेन किए हैं। हालांकि आपने एटीपी कितने गेन किए थे, 4, मगर 2 इन्वेस्ट भी किए थे, तो टोटल नेट की बात करें तो आपने 2 एटीपी क्या कर लिए है, जनरेट कर लिए है। तो एक ग्लाइकोलाइसिस के पूरे टॉपिक के पूरे प्रोसेस के अंदर 2 नेट एटीपी मिलते हैं और 2 NADH के क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो कि आपने 6 स्टेप में क्या किए थे, जनरेट किए थे बाय एडिशन और गैनिंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। डन हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर क्या हो गया, समअप हो गया। 2 एटीपी नेट मिले और 2 NADH के मॉलिक्यूल मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच।